Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331 4444, 2371 7106 or 23717117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज शनिवार है और हर एक शनिवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्न सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। आपके प्रश्नों का उत्तर देने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित हैं रूरल वॉइस के एडिटर हरवीर सिंह। हरवीर नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम हरवीर। नमस्कार, थैंक यू राजेश। और सबसे पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं राजेश लेख। Final stage of the budget making process starts with Halwa ceremony. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches mobile app to present first paperless budget. And benchmark domestic stocks logged marginal losses in the business week ended yesterday. Sensex closes below 49,000 mark. Nifty settles below 14,400 levels. हलवा समारोह के साथ बजट निर्माण प्रक्रिया का पहला चरण आरंभ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले पेपरलेस बजट को प्रस्तुत करने के लिए मोबाइल ऐप शुरू की और कल समाप्त हुए सप्ताह में घरेलू शेयर बाजारों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 49,000 के नीचे और निफ्टी 14,000 के नीचे बंद हुआ। और आज की पहली खबर, केंद्रीय आम बजट 2021-22 की प्रक्रिया के अंतिम पड़ाव के रूप में आज नई दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक में हलवा समारोह का आयोजन किया गया। वित्त मंत्रालय के अनुसार प्रतिवर्ष बजट की शुरुआत से लेकर इसकी लॉक इन प्रक्रिया तक पहुंचने के प्रतीक के रूप में परंपरागत रूप से हलवा समारोह का आयोजन किया जाता है। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने बताया कि पहली बार अप्रत्याशित कदम उठाते हुए 2021-22 का केंद्रीय बजट कागज रहित रूप में पेश किया जाएगा। इस अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सांसदों और आम जनता द्वारा बिना किसी परेशानी के केंद्रीय बजट के डिजिटल सरल स्वरूप तक पहुंचने के लिए यूनियन बजट मोबाइल ऐप की शुरुआत की। इस मोबाइल ऐप में संविधान के अनुरूप अनुदान और वित्त मांग विधेयक और वार्षिक वित्तीय विवरण सहित केंद्रीय बजट से संबंधित 14 दस्तावेज देखे जा सकते हैं। ऐप में मुद्रण और सर्च, डाउनलोडिंग जैसी सहज विशेषताएं हैं। यह हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में iOS और एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। ऐप पर दस्तावेज वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी को बजट भाषण के बाद उपलब्ध हो पाएंगे। We will discuss this story with you as we go along, Harveer. But in the meantime, we are joined in from Nagpur by our first caller, Ashish. We welcome you. Please ask your question. हाँ जी सर, मेरा सर क्वेश्चन ये था कि सर जो ये IRFC का अभी जो IPO लिस्टेड हुआ,
तो सर इसमें आगे क्या मतलब संभावना है, ये आगे बढ़ेगा कि नहीं? देखिए, इट विल डिपेंड कि मार्केट में कैसे उसको परफॉर्मेंस उसके ऊपर आती है, किस तरीके से बाहर आते हैं। इस तरीके से एक्सपेक्ट कोई इंडिविजुअल कंपनी के बारे में ये नहीं बताया जा सकता है दिस स्टेज के आगे बढ़ेगा या कैसे रहेगा। डेफिनेटली मार्केट में उसको लेकर के जो भी रेस्पॉन्स होगा दैट विल डिसाइड। और महाराष्ट्र से हमारे श्रोता आदित्य लाइन पे हैं। आदित्य नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। मेरी दो सवाल है। जी जी। पहला सवाल मेरा ये है कि फ्यू मंथ के लिए मैं रेट नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ एग्जाम, तो क्या हरवीर जी मुझे बता सकता है कि इन 4 महीनों में बराबर 4 महीनों के अंदर एग्जैक्टली मार्केट में हुआ क्या? क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों से रेडियो सुनना शुरू किया वापस से मार्केट बंद था, तब मुझे पता चला कि मार्केट 49,000 लेवल के पार हो गया सेंसेक्स। तो ऐसा क्या हुआ मार्केट में? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये किसानों का जो फार्म लॉ है, इसमें दिक्कत क्या है किसानों को? 1 से 2 महीना हो गया जिनको प्रोटेस्ट करते हुए, मुझे कोई इस लॉ में खराबी लगती नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या दिक्कत है किसानों को, वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी जी हरवीर जी। देखिए, मार्केट में जो उन्होंने पूछा कि क्या हो गया मार्केट में, एक तो जो पैंडेमिक का एकदम जो पीक था उसके चलते जो इकोनॉमिक स्लोडाउन आए थे वो उससे इकोनॉमीज रिकवर कर रही हैं, और बहुत सारे जो इकोनॉमीज है उनमें पैकेज इन्फ्यूज हुआ है, तो लिक्विडिटी बढ़ी है, और धीरे धीरे जो कंपनीज का जो परफॉर्मेंस है वो भी रिज्यूम कर रहा है। जैसे हमारा जीएसटी कलेक्शन भी नॉर्मल लेवल तक चला गया है, डीजल कंजम्पशन लगभग नॉर्मल हो गया है, और इवन इन पावर डिमांड रीच्ड अ वेरी हाई लेवल। तो इट मीन्स कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो ट्रैक पे आ रही हैं। तो ये सब जो पॉजिटिव फैक्टर्स थे प्लस लिक्विडिटी ये काफी ज्यादा मार्केट में आई है, और उसमें उसका जो मेन डेस्टिनेशन रहा है वो स्टॉक्स रहे हैं। तो इसलिए ये मार्केट में इन पिछले 4 महीने में इस तरीके से ये चेंजेस लगातार अपवर्डली मोमेंट्स आए, जो फैक्टर्स हैं। जो अभी मोमेंट है ये फार्मर्स का, उसमें जो फार्म लॉज है उसको लेकर के फार्मर्स के कुछ एप्रीहेंशन हैं, और उनका कहना है कि इनको अभी रद्द किया जाए, इसलिए वो एजिटेशन कर रहे हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि इसमें आप चेंज कर सकते हैं और जो भी आपके इश्यूज हैं उसको एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये डेडलॉक बना हुआ है इसी बात पे कि फार्मर्स वांट दैट के लॉ रिपील हो, और गवर्नमेंट का कहना है कि लॉ में हम चेंजेस कर सकते हैं, रिपील करने का अभी कोई गवर्नमेंट का इरादा नहीं है। Satish from Delhi is with us now. Satish, we welcome you. हाँ जी सर, अक्सर ये कहा जाता है कि जैसे कोई भी कंट्री जब आईएमएफ को लोन अप्लाई करती है तो उसको ना सबसे ज्यादा लोन उनके एयरपोर्ट पे और रेलवे पे मिलता है, कि भाई दुनिया के जितने भी बड़े देश है ना वहाँ सबके रेलवे और एयरपोर्ट जो है ना वो भारी कर्जे में है। और एक और भी सवाल है कि सर कई बार मैंने डिस्कशन देखा है कि आजकल कि भाई ऐसा कहते हैं जो मैक्सिमम डेमोक्रेसी वाली कंट्री है ना वो इतना विकास नहीं कर सकती जितना मिनिमम डेमोक्रेसी वाली कंट्री कर सकती है, क्योंकि मैक्सिमम में ना बहुत ज्यादा एजिटेशन, हड़ताल, जो उसका अपोजिशन होता है ना वही विलन बन के खड़ा हो जाता है। सर ये बताइएगा इस के बारे में आपकी क्या राय है? धन्यवाद। देखिए, जो एक तो होता क्या है कि जब आप लोन लेते हैं वर्ल्ड बैंक से लें या आईएमएफ से लें, यूजुअली लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लो इंटरेस्ट के ऊपर ये लोन मिलता है, और उसके कैपेसिटी, आपका एसडीआर क्या है, आपका इकोनॉमी कैसी है, वो सारी चीजें देख करके ये होता है। तो इसलिए, और ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एयरपोर्ट और उसके लिए होता है, दैट्स नॉट। समटाइम जो अब कई कंट्रीज को इमरजेंसी में वहां से क्रेडिट लेना पड़ता है अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को भी ठीक करने के लिए। हम लोग को भी जो है 1991 में जब हमारा काफी प्रॉब्लम था और हमें अपना गोल्ड मॉर्गेज करके लेना पड़ा था, और ये बेसिकली डिफरेंट टाइम डिफरेंट सिचुएशन और उसके लिए ही होता है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि रेलवेज और एयरपोर्ट के लिए ही मिले। दूसरा जो क्वेश्चन था आपका, ये थोड़ा सा डेमोक्रेसी इज नथिंग, इट्स नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। ये आपका जो यूएस हो या यूरोपियन कंट्रीज हैं जहाँ डेमोक्रेसी है और देयर इकोनॉमीज आर डूइंग वेरी वेल, जापान इज देयर, बट एक चाइना मॉडल की बात करते हैं इसीलिए उसको, बट दैट इज नॉट ए फेयर अप्रोच के, बिकॉज डेमोक्रेसी में व्यूज डाइवर्स होते हैं, उनको सबको
साथ में लेकर के और तब उसमें डिसीजन होता है, डिसेंट की गुंजाइश रहती है। तो ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी जो है वो डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं है। दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। और मध्य प्रदेश में शहडोल से हमारे श्रोता सुभाष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? जी सर, मैं जानना चाहता हूं कि जो शेयर मार्केट में हम कोई शेयर बेचते हैं, मे बी प्रॉफिट या लॉस में, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, उसमें टैक्स अप्रेबिलिटी क्या है, ये जानना चाहता हूँ। देखिए, कुछ एक तो आपका जो मान लिया कुछ स्कीम्स तो ऐसी हैं जिसमें आपको लॉन्ग टर्म गेन और शॉर्ट टर्म गेन का एक फॉर्मूला होता है कि 1 साल से ज्यादा अगर आपके पास स्टॉक होता है तो उसमें फिर आपका कैपिटल गेन बेनिफिट्स नहीं लगता, लेकिन उसके पहले लगता है। और ये आपके इनकम में जो आपका इनकम है उसके हिसाब से वो कैलकुलेट होता है। तो ये इस तरीके का एक फॉर्मूला उसमें चलता है। From Ghaziabad, we are joined in by Gaurav. We welcome you, Gaurav. गुड इवनिंग माता पात्र एंड गुड इवनिंग हरवीर जी। तो ये बजट में क्या एक्सपेक्टेड है कि अल्कोहल रिलेटेड प्रोडक्ट्स को और छूट मिलेगी जिससे पेट्रोल और डीजल में इन्हें मिलाया जा सकता है, और टिल व्हाट प्राइस, किस कीमत तक क्रूड की ये अल्कोहल बना के मिलाना ठीक विल बी एक वायबल ऑप्शन रहेगा? मतलब अगर क्रूड का दाम अगर $10 $20 हो जाए तो क्या रहेगा, या 50 60 70 80 इसके डॉलर के आसपास क्रूड की दाम रहे तो अल्कोहल बनाना खरीदना और उसको मिलाना वाजिब रहेगा, वायबल रहेगा? असल में देखिए, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग करते हैं। गवर्नमेंट ने उसका एक लिमिट अभी रखा है कि 10%, और इसको 20% तक ले जाने का प्लान है। और ये हम लोग इस तरह से प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं अभी के सिर्फ ब्लेंडिंग के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं। इट इज अभी जो है ये एक बाई प्रोडक्ट्स की तरह से है, जो यूजुअली जो शुगर केन जब शुगर मैन्युफैक्चरिंग होती है तो मोलासिस जो है वो बाई प्रोडक्ट्स के रूप में निकलता है, और मोलासिस से एथेनॉल बनाते हैं जो 100% अल्कोहल होता है, उसी से बाकी भी जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं वो भी बनते हैं। तो एथेनॉल का एक गवर्नमेंट का स्कीम है, उसको उसमें ये प्रोडक्शन होता है। लेकिन अभी एक पॉलिसी ये भी जारी है कि डायरेक्ट केन जूस से, जिसको बी हैवी मोलासिस बोलते हैं, उससे एथेनॉल बनाए। और अभी गवर्नमेंट 48 से 58 रुपीज लीटर के बीच में जो है एथेनॉल खरीदती है। तो जाहिर सी बात है कि अभी हम उस स्टेज में नहीं है जैसे ब्राजील में है कि जब क्रूड प्राइसेस गिर जाता है ज्यादा तो वो लोग केन जूस से शुगर बनाते हैं, और जब बढ़ जाता है तो वो सीधा केन जूस से एथेनॉल बनाते हैं। और वहाँ पे ये डुअल फ्यूल पे गाड़ियां चलती हैं। तो पेट्रोल पंप्स पे 2 तरह के पंप होते हैं, अगर आपको एथेनॉल से चलाना है तो उसको लीजिए, पेट्रोल लेना है उसको लीजिए। तो वो स्टेज पे अभी हम नहीं आए, बट हमारे यहाँ पोटेंशियल बहुत है क्योंकि हमारा इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी है ये क्रूड को लेकर के। जितना हम लोग यहाँ से उसका फुलफिल कर पाएंगे, और शुगर केन का काफी क्रॉप हमारे पास है, शुगर भी सरप्लस में है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ कंपनीज डायरेक्ट केन जूस से एथेनॉल पे जाएं और वो शुगर का प्रोडक्शन कम कर दें। बट दैट इज स्टिल वायबल हियर। From Kolkata, we are joined by Nihar. Nihar, we welcome you. Please ask hello. your question. Please go ahead and ask your question. Yeah, very good evening to all of you, your team and your guest. Thank you. Actually, मेरा 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू योर मार्केट मंत्रा टाइमिंग एंड ये वो पूछ सकता हूँ क्या? आप सवाल पूछें आपका जो हो। ओके ओके, थैंक यू। फर्स्ट ये है कि जो मेरा हमारा मार्केट मंत्रा का जो एपिसोड है, मतलब मैंने एक बार सर्वे में पढ़ा था, तो ऑल द पीपल आर इंटरेस्टेड टू हैव ए पार्टिसिपेट इन दिस एपिसोड या मार्केट मंत्रा। तो मेरा ये पॉइंट है कि जब ओनली सैटरडे संडे मंडे, या उसको थोड़ा एक दिन बढ़ाया जा सकता है, या टाइमिंग थोड़ा उसके ऊपर देखिए, क्योंकि आज की तारीख में टीवी बाकी सभी मीडिया को छोड़ के अगर कोई जगह पे अगर लोग एकजुट होते हैं, दैट इज मार्केट मंत्रा फर्स्ट। एंड सेकेंड थिंग इज, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, अगर मैंने सपोज लाइफ इंश्योरेंस स्कीम किया है तो अप्रोक्सीमेटली 9 एनुअल प्रीमियम में दे दिया है, तो अभी अगर उसका सरेंडर वैल्यू में सरेंडर करना चाहता हूँ तो सरेंडर वैल्यू बहुत ही कम है। ऐसा क्यों है, या मैं कब सरेंडर कर सकता हूँ, सो दैट मैं उसको वहां से निकाल के मैं SIP या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? तो इतना बता दीजिए, थैंक यू। I think timing and program के बारे में राजेश, you people are better than me to tell. Sure.
उसके लिए सिंपल है कि हम इनका सुझाव अपने प्रोड्यूसर को हायर अथॉरिटीज को देंगे और उस पे जो भी कुछ होगा उसके बारे में उनको पता चल जाएगा जल्द ही। आपका सवाल रिगार्डिंग दी इंश्योरेंस का है, बिकॉज यू नो इट वेरीज स्कीम टू स्कीम कि आपने कौन सा स्कीम लिया है। इन सम स्कीम्स आफ्टर 5 years यू कैन सरेंडर, यू कैन टेक दैट मनी आउट। इट विल डिपेंड ऑन कि उन्होंने कौन सा स्कीम लिया है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। जी, और मुरादाबाद से हमारे श्रोता सत्यम पाल लाइन पे है। सत्यम नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी जी, सवाल पूछिए। जी सर, मेरा प्रश्न ये है सर कि जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग है, इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो मतलब कहाँ से कहाँ तक लाई करती हैं। और एक दूसरा प्रश्न सर आपसे है कि जिस दिन आप लोग कॉल नहीं लेते हैं, मतलब इकोनॉमी पे सिर्फ डिस्कशन करते हैं, तो टोटली इंग्लिश में करते हैं, तो वो मतलब समझ में नहीं आ पाता। तो थोड़ा सा हिंदी में हो सका तो उसे हिंदी में भी कहा है। जी बिल्कुल, हिंदी में भी होता है और अंग्रेजी में भी होता है। सर आज पता है हिंदी में दोनों में, लेकिन नहीं, हर रोज अंग्रेजी और हिंदी नहीं, हमारा जो रोज का ही प्रोग्राम है वो बायलिंगुअल होता है, वो दोनों ही भाषा में होता है, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं तक पहुंच पाए। Okay, moving on, the benchmark domestic indices logged marginal losses in the business week ended yesterday amid profit booking in the equity markets worldwide. The Sensex closed below 49,000 mark after hitting intraday record level of 50,000. The Nifty also retreated after scaling record high during the week and ended below 14,400 level. Investors took profits after a recent rally that was driven by hopes of U.S. economic stimulus by newly sworn-in President Joe Biden. However, rising coronavirus cases across U.S., Europe and China weighed on investors' sentiment. During the week, the Sensex declined 746 points or 1.5% to settle at 48,879, and the Nifty also plunged 218 points or 1.5% to close at 14,372. During the week, the broader markets at BSE also fell, outperforming the Sensex. The mid-cap index finished 1.19% down, while the small-cap index slipped 1.04%. और रुपए का हाल भी जान लेते हैं। रुपए की कीमत में आज 2 पैसे की मामूली वृद्धि दर्ज की गई। एक अमेरिकी डॉलर का मूल्य 73 रुपए 7 पैसे दर्ज किया गया। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार के दौरान 0.23% बढ़कर 90.45 के स्तर पर पहुंच गया। From Delhi, we are joined in by Dr. Anil Kharbanda. A warm welcome to you, Dr. Kharbanda. राजेश जी शुक्रिया। अमरीश जी और हरबीर जी को भी बहुत बहुत प्रणाम। जी, इट्स अ वेरी गुड एंड एनलाइटनिंग प्रोग्राम व्हिच आई वेलकम वेरी मच विद ओपन आर्म्स। जी, थैंक यू। तो क्योंकि इकोनॉमिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है सोसाइटी में। जी। मेरे 2 पॉइंट्स हैं जो विच आई वांट टू रेज वेरी मॉडेस्टली। एक तो ये है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है बहुत बड़ा इशू है। They are being exploited now and it's growing to alarming proportions. So Consumer Protection Act जो है 1986 का, उसके बारे में भी अक्सर कभी कभी उल्लेख करा करें और उपभोक्ता शिक्षा का कोई कार्यक्रम चलाएं इस कार्यक्रम के अंग के रूप में। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या अंतर हुए हैं 1-2 वर्ष पहले पीछे रिसेंटली। जी। सेकेंडली आई विश टू से एक मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैं देखा कई श्रोता दूसरे श्रोताओं को भी बताते हैं जानकारी के रूप में। बैंकिंग ओम्बुड्समैन के बारे में भी जरूर बताया जो 6 पार्लियामेंट स्ट्रीट में है इसका ऑफिस। बैंक्स में किसी को भी मुश्किल हो नेशनलाइज्ड बैंक्स वगैरह में तो वो दे कैन अप्रोच दैट। इस पर जरा और अधिक एम्फेसिस के साथ। जी डॉक्टर खरबंदा जी। हरवीर जी देखिए बात सही है इनकी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमारे यहाँ एक बड़ा इशू है। और अभी जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन या कंज्यूमर राइट्स को लेकर के दोनों चीजें हैं। एक तो अवेयरनेस बहुत ज्यादा नहीं है और उनका जो डिस्पेंसेशन है, उनके जो कंप्लेंट्स हैं उसमें रिजल्ट्स बहुत ज्यादा मतलब फास्ट नहीं है। इट टेक्स टाइम। 86 का एक्ट है, उसमें बीच में चेंजेस भी हुए हैं। रिसेंटली 2019 में भी उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। बट पॉइंट है कि जैसे एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड चेंज था लेटेस्ट के या एडल्ट्रेशन उसको लेकर के है। तो नाउ वी ऑल्सो हैव फूड, जैसे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड और अथॉरिटी भी है
उसमें काफी कुछ वहां भी गया है और एक तरफ कंपटीशन कमीशन भी है। तो ये सारा मेरे ख्याल से इसमें बहुत कुछ एक जगह भी आना चाहिए। सेफ्टी का तो सेपरेट इशू है दैट रिलेटेड टू द हेल्थ, बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड कंपटीशन कमीशन, तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है। और इसमें जो बहुत कम हम लोगों का ये जनरल पब्लिक का आदत बहुत कम है कि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए अप्रोच करते हैं। बट ये भी है कि डिफरेंट टाइम्स प्रोग्राम आते भी है कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है, फिर स्टेट फोरम है, फिर नेशनल कमीशन है। तो वहाँ 3 स्टेजेस में और सर्टेन जो वैल्यू का आपका कंप्लेंट है, उसका जो डिस्प्यूट है, उसके आधार पे ये तय होता है कि आपको कहाँ जाना है। बट इसमें मेरे ख्याल से अवेयरनेस का काफी ज्यादा अभी गुंजाइश है और इसको एक मिशन की तरह से लेना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली जो कंपनीज हैं या जो वायलेट करते हैं उसको, वो काफी बेनिफिट लेते हैं इसका, और कंज्यूमर का जो मजबूती होनी चाहिए वो उतना नहीं आ पा रहा है। और इनका डॉक्टर खरबंदा का बैंकिंग ओम्बड्समैन के बारे में भी इन्होंने सवाल उठाया था, उसके बारे में हरवीर जी अगर और जानकारी दें। हाँ, बैंकिंग ओम्बड्समैन इज ऑल्सो लाइक बैंक से रिलेटेड आपकी जो इश्यूज हैं, जो क्वेरीज हैं या कंप्लेंट्स बेसिकली है, तो वहां पे आप जा सकते हैं और उनका काम है कि जो बैंक्स की जो फंक्शंस हैं उसके ऊपर वो निगाह रखें और रिजोल्व करें इश्यू को, अगर इस तरीके की चीजें आती हैं तो। बट अगेन हम सेइंग कि जो इन दोनों चीजों पे काफी अवेयरनेस कैंपेन चलाने की जरूरत है, लोगों को उनके हक के प्रति जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में भी काफी सारे क्वेश्चंस बैंक से रिलेटेड भी आते हैं जो उनके सर्विसेज हैं उसको लेकर के। तो मेरे ख्याल से अगर लोग ज्यादा जागरूक होंगे तो वो अपने जो उनका राइट है उसको ठीक से इस्तेमाल कर पाएंगे। जी, और चेन्नई से हमारे श्रोता विजय काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। विजय जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। Good evening, everybody. Mr. Harvey, I have 2 questions. Both of them are on terminology. One is liquidity and the other is correction. In the last couple of months, there has been enormous liquidity both in the Western world, including US and Europe, and in India as well. But what we observed, or what all of us observed a few days ago, that Reserve Bank Governor has said that no, the liquidity will be mopped up slowly and in a phased manner. Probably, is that the reason why the markets crashed after hitting that great amount, 50K? First question. Will the liquidity be slowly withdrawn from the market so that the stock market will come to normality? And the question on stock market is about correction. Why do we always call it correction when the bulls are in full swing? Is it such a sin to be at a high level so that no correction happens? Why not the term correction be used when bears are also holding the market? These 2 terminologies. Yeah. You are right that there is huge liquidity, and liquidity is basically taking the market to the higher level. And liquidity earlier when our economy was not open to the globally very closely related. So, but now we have this direct connect with the global economy, and in that sense, the flow of liquidity is very fast and very easy coming to the Indian market in equities through FIs and FPIs. It comes, and that's why it's called hot money also. So in that case, when liquidity comes down, the demand for the stocks goes down, and definitely then the market goes down and the prices of the stocks goes down. So that is the point. And you know that after liquidity, because government is giving a lot of packages, worldwide governments are giving packages, where will that money go? Money is coming to the companies, money is coming to the individuals, but that money is not going directly to the buying goods and services in the market. So it is coming that side also in the stocks, or now it is going to the commodities also. Earlier it went to the gold. We have seen the very high price in the gold, and now other commodities are also moving upwards. But in stocks, definitely it is fueling the market, and it is out of actually market has gone very high in the proportion of GDP ratio also. Okay. So the word correction, you are right. I think it is a soft word, correction. When market goes down, then there is a terminology in the stocks that usually people use the word
correction instead of, but when there is a major fall in the market, then people take the market falls. So that's why these terminologies are there. Okay, Arjun Tripathi, please stay with us as we tell you the rupee story once again with fresh figures. The rupee in the business week ended yesterday appreciated 9 paise to settle at 72 rupees and 98 paise against the US dollar. The domestic unit strengthened during the week mainly due to rise in the domestic equity markets. Yesterday, the dollar index, which indicates the US dollar's strength against a basket of 6 other leading currencies, rose 0.9% to 90.21. Arjun Tripathi from Sultanpur, UP, we welcome you. Please go ahead and ask your question. हेलो अर्जुन जी, सवाल पूछे अपना। मेरा सवाल ये है कि मैं किसान हूँ जी, और पिछले साल मेरा धान 1300 रुपये क्विंटल बिका था और आज की साल 1051 ली। तो क्या ये नए कृषि कानून के हिसाब से कम बिका है कि उपज ज्यादा हुई है? इसके हरबीर सिंह से जानना चाहता हूँ। देखिए, जो धान का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो तो 1868 रुपया है एंड उसके नीचे आपका धान बिका है, तो उसका मतलब ये है कि आपके यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, जो सेंट्रल एजेंसीज का है, उसकी फंक्शनिंग ठीक नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग सीजन जो अक्टूबर से शुरू होता है उसमें पब्लिक प्रोक्योरमेंट एजेंसीज प्रोक्योर करती हैं और वो एमएसपी पर ही खरीद करती हैं। तो ये एक तो आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये उसकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि आपका भी प्रोक्योरमेंट करे और आपको मौका दे प्रोक्योरमेंट सेंटर पे बेचने का, जिससे आपको एमएसपी मिले। जहां पर ठीक से प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था नहीं है, वहां पर जैसे आपने पिछली बार भी आपको एमएसपी नहीं मिल पाया और इस बार भी नहीं मिल पाया। तो ये जो एक एडवांटेज है उससे आप वंचित रहे हैं और इसके लिए काफी हद तक आपके स्टेट्स रेस्पॉन्सिबल है, जिसका आपको एक तरीके से फाइनेंशियल लॉस है ये। Moving on, the Dow and S&P 500 witnessed modest losses yesterday amid losses in leading blue-chip technology companies like Intel and IBM. Losses in the tech sector were offset by gains from Microsoft Corp, Apple Inc., keeping the declines on the main U.S. stock indices in check and lifting the Nasdaq marginally. Energy and financials were the worst performers among the 11 S&P sectors yesterday, while the defensive utilities and real estate groups advanced. The Dow Jones Industrial Average declined 0.6% and the S&P 500 slipped 0.3%, while the Nasdaq Composite Index added 0.1%. और चलते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं के निर्माण के लिए 1 करोड़ 64 लाख रुपए की सब्सिडी राशि का वितरण किया। यह धनराशि प्रधानमंत्री मत्स्य समृद्धि योजना के अंतर्गत आज तमिलनाडु में रामनाथपुरम में दी गई। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में मत्स्य विकास के लिए 20,050 करोड़ रुपए का निवेश किया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार श्रीलंका के साथ मछुआरों के मुद्दों को उठाएगी ताकि उनकी आजीविका सुगमता से चल सके। और श्री सिंह ने इस अवसर पर पाक खाड़ी में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नौका योजना के तहत 13 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए। और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। हरवीर जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने और प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए आपका धन्यवाद। Thank you, Harveer. And before we close, the headlines once again. Final stage of the budget making process starts with Halwa ceremony. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches mobile app to present first paperless budget. And benchmark domestic stocks log marginal losses in the business week ended yesterday. Sensex closes below 49,000 mark. Nifty settles below 14,400 level. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.